नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह सुबह जैसे ही सबकी नींद खुली थी, वैसे ही एक बहुत ही दुखद घटना किश्तवाड़ से सामने आई है। जी हां, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से पहले कुछ दिन पहले भी एक ऐसी ही दुखद घटना सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई थी। और ये मौत कैसे हुई थी? ये कुदरत के कहर से हुई थी। यानी पिछले कुछ दिनों से लगातार किश्तवाड़ में बारिश हो रही है। किश्तवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके में हैं उनमें बारिश हो रही है और बारिश के चलते नुकसान हो रहा है। और ये दूसरा नुकसान एक हफ्ते के अंदर किश्तवाड़ में हुआ है। जाने चली गई हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले केशवान में, किश्तवाड़ के केशवान में एक पेड़ गिरा। बारिश तेज हुई, भारी बारिश हुई, उसके बाद एक पेड़ गिरा और उस पेड़ के गिरने से वहां पर एक टेंट लगा हुआ था जिसमें पूरा परिवार सो रहा था और उन सभी परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे किश्तवाड़ में एक माहौल बन गया था कि आखिर कुदरत जो है ये क्या कर रहा है, आखिर ये बारिश क्यों लगातार पड़ रही है, इतनी बारिश से नुकसान जो है होने की संभावनाएं हैं। आज एक और बड़ी दुखद घटना जो है वो किश्तवाड़ से सामने आई है। आपको बता दें, ये किश्तवाड़ के जिले के दूर दराज गांव में ये घटना हुई है और इस घटना के बाद जब जानकारी वहां पर ऑफिशियल्स को मिली, पुलिस को मिली, उसके बाद वहां पर वो लोग पहुंचे। लेकिन अफसोस ये है कि 3 सगे भाई, यानी 3 भाई जो हैं वो सो रहे थे, कच्चा मकान था, बारिश हुई, भारी बारिश हुई और उसके बाद मकान गिरने से उन तीनों भाइयों की मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है। 3 लोग यानी 3 भाई और ज्यादा उम्र नहीं थी, 20-25 इस तरह की उम्र थी उनकी और अब वो हमारे बीच नहीं है। यानी कुदरत का कहर जो है वो लगातार बरप रहा है। आपको बता दें, ये दूर दराज गांव में ये घटना हुई है और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं, पुलिस वहां पर पहुंच गई है, वहां का मुआयना लिया जा रहा है और तीनों युवकों का शव भी बरामद किया है और वहां पर ये देखा जा रहा है कि आखिर ये घटना कैसे हुई है। शुक्रवार को ही जम्मू से, आपको बता दें, इनके जो पिता थे वो गरीब थे, मजदूरी करते हैं, वो जम्मू में मजदूरी करते हैं और वो 3 बच्चे जो है वो सो रहे थे और अचानक से वहां पर बारिश पड़ने के बाद छत गिरी और तीनों युवाओं की जो है, तीनों युवकों की जो है वो मौत हो गई है। मरने वालों के नाम मैं आपको बता दूं, जिन तीनों युवकों के जो मौत वहां पर हुई है, जिसमें साजन कुमार है, पप्पू है और राजेश कुमार है। ये 3 युवक जो हैं, ये 3 भाई हैं और तीनों की मौत हुई है। इससे पहले वीरवार को, जैसे मैंने आपको बताया, वीरवार को किश्तवाड़ के केशवान में भी एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। बारिश पड़ने से, लगातार बारिश पड़ रही थी और हमने भी देखा है किस तरह से साल 2023 की शुरुआत से ही बारिश लगातार पड़ रही है और कुछ दिन का गैप लेके उसके बाद फिर से बारिश वापस लौट रही है। और अगर किश्तवाड़ की बात करें तो ये दूसरी बड़ी घटना जो है बहुत ही जल्दी और कम समय के अंदर जो है वो सामने आई है। फिलहाल इस पर हमने जानकारी भी ली और वहां पर जो ऑफिशियल हैं उनसे भी फ़ोन पर बातचीत की, उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर क्या इस वक्त हालात वहां पे बने हुए हैं, क्या इस तरह के कोई और घर वहां पर तो नहीं है, या अगर लगातार बारिश पड़ती है तो क्या उन घरों को जो है वो चिन्हित किया जाएगा, उन घरों को देखा जाएगा कि क्या इनके गिरने की संभावना है, जो कच्चे मकान हैं वो गिर सकते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारीगण जो हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं, वहां का जायजा लिया जा रहा है, वहां का मुआयना किया जा रहा है कि क्या आसपास भी वहां पर कोई इस तरह के घर तो नहीं है। यह सिर्फ एक गांव की या एक इलाके की बात नहीं है, बल्कि पूरे किश्तवाड़ के लिए अब प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर लगातार बारिश होती है तो कैसे प्रशासन इस सिचुएशन को, इन हालातों को जो है वो सामना कर पाएगी। इस पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों पर नजर रखी जा रही है कि कहीं ऐसे मकान तो नहीं है जो कच्चे हैं, जो टूट सकते हैं, भारी बारिश के चलते वो गिर सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरह से यह घटना आज ही सुबह सामने आई है, तो इस पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है। साथ साथ पुलिस भी अपना भरपूर सहयोग जो है वो प्रशासन को दे रही है। फिलहाल यह आज की एक बड़ी अपडेट थी किश्तवाड़ से, जहां एक घटना हम पहले भूले नहीं थे, दूसरी घटना जो है ये आज सामने आई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरी सहयोगी अत्या आपके सामने आएंगी और अपनी अपडेट रखेंगी।
जिस तरीके से यूपीएससी की बात करें, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि टाइमली एग्जाम भी लेता है और नोटिफिकेशन भी टाइमली जारी की जाती है। लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है कि 2-3 दिन पहले की बात की जाए तो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था यूपीएससी की तरफ से। उसके बाद से अगर हम बात करें, काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है एक केस पे सामने आई थी, जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स थे, 4 कैंडिडेट्स का नाम सामने आ रहा है जो कि कह रहे थे कि हमारा रैंक भी सेम है और हमारा रोल नंबर भी सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें, यूपीएससी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया था। पूरा मामला क्या कुछ है, जहाँ पर अगर बात करें, दो जो कैंडिडेट्स थे जो कि मध्य प्रदेश से थे, जिसका नाम, दोनों का नाम जो है सेम था, आयशा फातिमा और आयशा मकरानी, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। और इन दोनों का यही कहना था कि इनका जो रोल नंबर है वो सेम है और रैंक भी इनका सेम है। इन दोनों का रैंक 184th रैंक जो है वो बताया जा रहा था। जहाँ पर अगर हम बात करें आयशा मकरानी की, तो वो उन्होंने मीडिया में अपना कार्ड भी दिखाया, रोल नंबर स्लिप भी दिखाई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये रोल नंबर भी मेरा सेम है और मेरा नाम भी जो है वो सेम रखा हुआ है और रैंक जो है 184th रैंक है। और जहाँ पर आयशा फातिमा की बात करें, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने एग्जाम भी दिया है और मैं क्वालिफाई भी हुई हूँ और ये मेरा रोल नंबर और रैंक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसा ही मामला भी सामने आया है जहाँ पर तुषार कुमार जो है, दोनों का नाम सेम था, जहाँ पर दोनों का ये कहना था कि हमारा सेम नाम है और रोल नंबर भी है। एक हरियाणा से बिलोंग करते थे तुषार कुमार और दूसरे जो है बिहार से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगर बात करें, दोनों का रैंक जो है 44th रैंक था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो तुषार बिहार से बिलोंग करते थे, उन्होंने जो कार्ड होता है वो भी दिखाया और जो लेटर होता है, जो कि इंटरकॉल लेटर जिसे बताया जाता है, जो कि इंटरव्यू से पहले भेजा जाता है कैंडिडेट्स को, तो उसने अपना कॉल लेटर भी मीडिया को दिखाया, जहां पर उसने बताया कि मेरा जो रैंक है वो इसमें सामने आया है और इसके अलावा जो 44th रैंक उसका था। और इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि रोल नंबर भी मेरा सेम है और नाम भी मेरा सेम है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, जो केस है वो दर्ज किया जाता है, जहां पर बिहार के तुषार की बात की जाए, उन्होंने कंप्लेंट जो है वो दर्ज की है, जहां पर उसका ये कहना था कि जो हरियाणा का तुषार है वो गलत तरीके से खुद को बयां कर रहा है, क्योंकि एग्जाम तो मैंने दिया है और रैंक भी मेरा है। ऐसा केसेस सामने आए थे जहां पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करें, यूपीएससी की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया था, जहां पर कहीं सवाल जो है उठ रहे थे कि आखिर यूपीएससी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि दोनों कैंडिडेट्स की बात की जाए, उनका नाम भी सेम है। और उसके बाद अगर हम बात करें बिहार और हरियाणा की तुषार कुमार की, तो उसका भी नाम क्यों सेम है। उसकी तरफ से एक्शन जो है वो लेने की बात की थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिहार के तुषार ने कंप्लेंट जो है वो दर्ज की थी कि जो दूसरा तुषार हरियाणा से है वो झूठ कह रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूपीएससी की तरफ से प्रेस नोट कल जारी किया था, जिसमें डिटेल से यूपीएससी ने जो है वो बताया था कि आखिर मामला क्या है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यूपीएससी की तरफ से जो ये प्रेस नोट है वो जारी किया था, जहां पर अगर हम बात करें आयशा मकरानी की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 आयशा थी, जहाँ पर एक का नाम जो आयशा फातिमा था और एक आयशा मकरानी थी, जो कि दोनों मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। और आयशा मकरानी की जो है वो जिक्र किया गया है, जो प्रेस नोट जारी किया था यूपीएससी की तरफ से, उन्होंने जो है पूरी डिटेल में ये कहा कि जहाँ पर आयशा मकरानी की बात करें, उसने फेक तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाए हैं। और जहाँ पर उन्होंने कहा कि 5 जून 2022 को आयशा मकरानी ने जो सेकंड पेपर था यूपीएससी का वो दिया था, जिसमें इसके मार्क्स सिर्फ 21 मार्क्स थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 60 चाहिए होते हैं मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आयशा मकरानी के मार्क्स सिर्फ 21 थे। उसके बाद उसने जो है मेंस के एग्जाम्स दिए नहीं। जाहिर सी बात है, जहाँ पर पेपर फर्स्ट में वो क्वालिफाई नहीं हुई थी तो मेंस में कैसे एग्जाम देती। और पता नहीं क्या यूपीएससी की तरफ से उन्होंने ये कहा कि आखिर हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया है, कैंडिडेट्स जो आयशा मकरानी है उसकी तरफ से ऐसा क्यों किया गया है, जहाँ पर मीडिया में जो वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही थी वो पूरी तरीके से फेक थे। जहाँ पर अगर बात की जाए, जो प्रेस नोट जारी किया वहाँ पर उन्होंने कहा कि पेपर जो है वो उन्होंने पेपर ही क्लियरफाई नहीं किया है और मेंस का तो एग्जाम दिया ही नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बात करें आयशा फातिमा का, तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन जो जारी की थी, जो नोटिस जारी किया था, उसमें कहा है कि जो आयशा फातिमा है वो पूरी तरीके से अवेल है। उन्होंने जो क्वालिफाई किया है और उनका रैंक भी जो है 184th आया है और उनके कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जहां पर आयशा मकरानी ने फेक तरीके से अटेंशन सीख करने के लिए या फिर न जाने क्या करने के लिए उन्होंने जो है मीडिया में ये बात कही। उसके बाद अगर हरियाणा की बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि तुषार
कुमार जो थे वो एक हरियाणा से थे और एक बिहार से, दोनों बिलोंग करते थे। जहां पर यूपीएससी की तरफ से और नोटिफिकेशन जो प्रेस नोट है वो जारी किया है। जहां पर हरियाणा की बात की जाए, जो हरियाणा वाले तुषार है उनके मार्क्स जो है -22.89 हो रहे हैं, जहां पर जो बाकी एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो यूपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया है वहां पर यूपीएससी ने ये कहा है कि जो हरियाणा वाले तुषार है उसके पास फेक डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि उनके मार्क्स माइनस में आ रहे हैं, तो किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार का जो तुषार है वो जेन्युइन है, उन्होंने क्वालिफाई किया है। और इसके अलावा यूपीएससी की तरफ से कहा कि हम जो है एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्रिमिनल जो डिसिप्लिनरी को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है डिसिप्लिनरी यूपीएससी की तरफ से, जहां पर यूपीएससी जो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, टाइम पे एग्जाम लेता है, और इस तरीके का मामला जो सामने आया है और वो भी फेक जो है वो बताया जा रहा है। जहाँ पर यूपीएससी ने ये भी कहा कि कहीं ऐसी मीडिया चैनल्स थे और एक कोई चैनल था जहाँ पर उन्होंने कहा था, वो क्लेम वहाँ पर किया था कि यूपीएससी ने की तरफ से गलती हुई है और यूपीएससी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। जहाँ पर यूपीएससी की तरफ से कल शाम को की बात की जाए, कल एक प्रेस नोट रिलीज होता है जहां पे उन्होंने पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया कि आखिर क्या मामला था। जो 2 मामले सामने आए थे मध्य प्रदेश से, जहां पर उन्होंने कहा कि एक के पास जो है फेक डॉक्यूमेंट्स है, ना उनका रैंक आया है, ना उन्होंने जो है क्वालिफाई एग्जाम किया है। और दूसरा अगर बात करें बिहार और हरियाणा की, जहां पर हरियाणा के जो तुषार कुमार थे उसके माइनस में मार्क्स आए हैं, तो आखिर वो कैसे क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इन्होंने काफ़ी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। मीडिया की बात की जाए, लगातार मीडिया के सामने जो है ये अपनी बात रख रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट्स भी बता रहे थे कि हमने जो है क्वालिफाई किया है, लेकिन यूपीएससी की तरफ से गलती हुई है, हमारा रोल नंबर भी सेम और हमारा रैंक भी सेम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूपीएससी की तरफ से जो है प्रेस नोट रिलीज किया जाता है, जहां पर यूपीएससी का ये कहना है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि ये जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं इन्होंने ही खुद से जो है बातें बनाने की कोशिश की है, जहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं और ये क्लेम कर रहे थे कि हमने जो है यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ये मामला जो था ये सामने आया था, जहां पर क्लेरिफिकेशन भी यूपीएससी की तरफ से दी गई थी, प्रेस नोट भी जो है रिलीज कर दिया गया था, जहां पर पूरा मामला क्या था वो जो है अब तक पहुंचा है। वहीं पर बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अगर हम बात करें जिस तरीके से एक खबर सामने आ रही है कि फोन को रेस्क्यू, उसके जो है फोन खो गया था, लेकिन फोन को ढूंढने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था और कई दिनों तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी पर हमारे साथ जो है जसलीन कौर जुड़ेंगी और आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अब बात करेंगे कि एक अफसरशाही की बात करें तो उसे जो है अपनी नौकरी काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी। कई बार इस तरह देखा जाता है कि लोग जब बड़े बड़े पदों पर होते हैं तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह का एक मामला जो है छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां पर एक बताया जा रहा है कि एक फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास की बात करें तो उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर उन्होंने किया क्या था वो पूरा मामला आपको बता दें। आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि वो एक पार्टी करने के लिए जो है एक डैम के नजदीक गए थे और वहां पर उनका महंगा फोन जो है डैम के अंदर गिर जाता है, और जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि उससे पहले बताया जाता है कि वो वहां पर तमाम लोगों को बुलाते हैं पर फोन जो है नहीं मिल पाता, जिसके बाद आसपास के लोगों की बात करें तो उन्हें भी बुलाया जाता है ताकि फोन को जो है रेस्क्यू किया जा सके। और बताया जा रहा है कि 4 दिन तक फोन ढूंढने के लिए तमाम लोग वहां पर लगे रहे, और जब उन्हें फोन नहीं मिला उसके बाद जो है वो बताया जा रहा है कि एक मोटर लाते हैं और उसके जरिए जो है लाखों टन पानी जो है वहां से बिना किसी की परमिशन के पानी बाहर निकालते हैं, और उसके बाद जो है 4 दिन के बाद जाकर जो है उन्हें फोन मिलता है। पर उसके बाद एक ऑर्डर सामने आता है और उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना पूछे किसी से इस तरह डैम से कई लाखों का मीटर पानी जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने बाहर निकाला, और ये मामला जो है कनकेर के पखानजूर में छत्तीसगढ़ से सामने आया। और उनके महंगे मोबाइल फोन के लिए जो है डैम से अगर बात करें तो लाखों लीटर पानी जो है बहाने के मामले में इस फूड इंस्पेक्टर की बात करें तो उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। और जिला उत्तर बस्तर कानकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला की बात करें तो उन्होंने ये आदेश जो है जारी किया, और उसमें बताया गया कि इन्होंने बिना किसी की अनुमति के जो है डैम से इस तरह लाखों लीटर पानी जो है वो बहाया है, और वो भी ऐसे वक्त में जब काफी ज्यादा गर्मी है और बिना किसी से परमिशन लिए पूछे हुए, और जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं कलेक्टर की ओर से ये भी जानकारी सामने आई कि आदेश की अगर बात करें तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि पखानजूर खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास की बात करें तो उन्हें जो है अपना मोबाइल ढूंढने के लिए जो है लगातार 4 दिनों तक अगर बात
करें तो पर्लकोट जलाशय से जो है उन्होंने लगभग 21 लाख लीटर पानी जो है डीजल पंप के जरिए जो है वहां पर बहा दिया है। और इसको लेकर एसडीएम पखांजूर ने जांच की और उसके बाद उन्हें सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। और पानी निकालने के लिए अगर बात करें तो फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने किसी से भी जो है आधिकारिक तौर पर परमिशन नहीं ली और उन्होंने अपनी पॉवर्स का इसी तरह गलत इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उन्होंने डीजल पंप वहां पर लाया और उसके जरिए जो है उस डैम से जो है लाखों टन पानी जो है बाहर निकाला और उसके बाद जाकर उन्हें अपना मोबाइल फोन तो जरूर मिल गया पर उनको यहाँ पर अपनी नौकरी जो है वो जरूर गंवानी पड़ी। और फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता तब तक उन्हें जो है पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। और ये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत जो है उन्होंने ये कार्य किया है। और फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास की बात करें तो उन्हें तत्काल ही प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित होने के बाद उन्हें बताया गया है कि उनका मुख्यालय जिला कार्यालय खाद्य शाखा कांकेर रहेगा और निलंबित रहने तक जो है विश्वास को नियम अनुसार ही जीवन निर्वाह भत्ता दिया जो है वो उन्हें दिया जाएगा। तो ये इस तरह का मामला सामने इससे पहले भी कई बार देखा जाता है कि जब लोग इस तरह बड़े बड़े पदों पर होते हैं तो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल जो है वो करते हैं। और इसी तरह का मामला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, जहां पर एक फोन को ढूंढने के लिए 4 दिन ये ऑपरेशन चलाया गया और बिना किसी परमिशन के डैम से लाखों टन पानी जो है बाहर निकाला गया। और क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा गर्मी है और वहां पर पानी की भी कमी रहती है और ऐसे में चलते एक फोन के चलते जो है इस तरह पानी लाखों टन का पानी बहा देना कहीं ना कहीं गलत था और इसी के चलते उन पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर की गई है। 5 बार विजेता रही हैं, उसके बाद जो है आगे अब देखते हैं। अब जिस तरह गुजरात पहुंची हैं फाइनल में और पहला मैच भी चेन्नई के साथ खेला गया था गुजरात का और अब फाइनल भी गुजरात और चेन्नई के बीच में ही खेला जाएगा। तो गुरु वर्सेस शिष्य ये मैच होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है मुकाबला, क्योंकि दोनों कप्तान अच्छे हैं। एक T20 क्रिकेट के कप्तान हैं, एक 50 ओवर के कप्तान रहे, T20 के कप्तान रहे, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और आईपीएल में तो अभी तक चेन्नई को 4 टाइटल जिता चुके हैं। तो बेहतरीन कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, उनके बारे में तो हम क्या ही बात करें। तो उसके उन्हीं के शागिर्द जो हैं हार्दिक पांड्या, वो कप्तानी करेंगे गुजरात टाइटंस की और दोनों के बीच मुकाबला जो होगा वो देखने के लायक होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस सेम विकेट पे मैच होगा, सेम ग्राउंड में मैच होगा। तो जिस तरह से कल भी रन्स की बौछार हुई थी और अब कल के मैच में भी रन की बौछार देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों के पास बेहतरीन प्लेयर्स हैं। ओपनिंग जोड़ी में रिद्धिमान साहा और शुभम गिल तो लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। इस बार आईपीएल में उनके जो ऑरेंज कैप जो आपने नाम भी की है और इस 851 रन उनके आईपीएल में अभी तक हुए हैं, तो वो नंबर 1 हैं इस वक्त। इस आईपीएल की अगर ओवरऑल आईपीएल की बात की जाए तो उसमें विराट कोहली 973 रन एक आईपीएल सीजन में उन्होंने लगाए हैं और उसी का पीछा करते हुए अभी गुजरात टाइटंस के शुभम गिल 851 रन बना पाए हैं। तो क्या लास्ट के मैच में दोबारा से एक और सेंचुरी देखने को मिल सकती है? क्या शुभम गिल 121 रन का जो ये फासला है इसको पूरा कर पाएंगे? क्या वो एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे? वो देखने वाला अब समय जो है वही बताएगा, क्योंकि कल जब मैच होगा तो फिर पता चलेगा कि गुजरात टाइटंस किस तरह की परफॉर्मेंस देती है और शुभमन गिल उसमें कितना भागीदारी देते हैं। और जहां तक बात करें कल के मैच की, और जिस तरह से मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था और शुभमन गिल ने कल के मैच में भी लगातार जो रिकॉर्ड्स हैं अपने नाम किए हैं। सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले प्लेऑफ्स के मैच में वो एक पहले खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद बात करेंगे तीसरे नंबर पे आए हैं 3 सेंचुरियां एक सीज़न में, उससे पहले 4 सेंचुरियां हैं वो जॉश बटलर और उनके साथ साथ विराट कोहली के नाम पर हैं। तो जॉश बटलर ने 2022 में लगाई थी और विराट कोहली ने 2016 में लगाई थी, जब उन्होंने 973 रन किए थे एक आईपीएल सीज़न में। तो अब शुभमन गिल क्या करते हैं? अगर एक सेंचुरी और लगाते हैं तो वो तो बराबरी पे आ जाएंगे। ऐसे वो तीसरे खिलाड़ी हैं, पर अगर वो कल के मैच में दोबारा सेंचुरी लगाते हैं तो वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ये सब था कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा शुभम गिल का, तो बेहतरीन रहा ही है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम को ओपनर की ज़रूरत है और वैसे भी वो एज ए ओपनर खेल ही रहे हैं। ईशान किशन कल के मैच में इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो ओपन करने नहीं आए, उनकी बैटिंग ही नहीं की, जिसकी वजह से शायद मुंबई इंडियंस को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव की रही थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी। एक समय लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव
अगर क्रीज पर टिके रहे अंत तक तो मैच मुंबई इंडियंस जीत जाएगी। पर वो बहरहाल जो भी था, टारगेट बहुत बड़ा था। इतना आसान नहीं होता है कि छोटे फॉर्मेट में इतना बड़ा टारगेट को चेस करना। और अब शुरुआत अच्छी चाहिए, हर चीज़ अच्छी चाहिए, सिर्फ एक खिलाड़ी पे आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। पर वही रहा कि ओपनिंग स्टैंड नहीं मिला, ओपनर्स आउट होते चले गए, एक एंड से विकेट्स जाती रही और दूसरे एंड पे सूर्य कुमार यादव अकेले खड़े रह गए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक ही एंड से स्कोर आए, दूसरे एंड से स्कोर ना आए। और जब इतना बड़ा टारगेट चेस करना हो तो ये टीम एफर्ट में चेस किया जाता है, ना कि एक अकेले खिलाड़ी के दम पे। हाँ, अकेला खिलाड़ी जो है सिर्फ उस स्कोर को कुछ हद तक उस पर डिफरेंस पूरा कर सकता है, जिताने में काफ़ी मुश्किलात का आती है। जिससे हमने कल भी देखा, मोहित शर्मा ने 5 विकेट्स अपने नाम किए, 3 ओवर भी उन्होंने पूरे नहीं किए, मतलब कि 18 बॉलें भी उन्होंने पूरी नहीं कराई और 5 विकेट्स वो अपने नाम कर गए। तो ये सब क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस में हमेशा जब आप डिफेंड कर रहे होते हैं स्कोर, तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती ही हैं। तो काफ़ी मुश्किल रहा था कल मुंबई इंडियंस के लिए। तो आप देखते हैं क्या जो चेन्नई है 4 बार की विजेता, वो दोबारा से चैंपियन बनती है या गुजरात टाइटंस लगातार दूसरा टाइटल अपने नाम करती है। ये बहुत ही रहेगा। और इन सब के बीच में एक जो अहम बात थी कि महेंद्र सिंह धोनी, जो पहला प्लेऑफ खेला गया था गुजरात टाइटंस और महेंद्र सिंह धोनी उसके कप्तान थे चेन्नई के, तो इन दोनों के बीच जो खेला गया था उसमें एक चीज़ देखने को मिलती, क्योंकि वो हमेशा से एक चालाक कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। 16वें ओवर में जब पथिराना बॉलिंग कराने के लिए आए तो अंपायर्स ने उनको रोक दिया था, क्योंकि वो किसी कारणवश बाहर गए थे, ग्राउंड से, फील्ड से बाहर थे 9 मिनट के लिए। तो जैसे वो वापस आए 5 मिनट के बाद, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बॉल थमाई और बॉलिंग करने के लिए कहा और अंपायर ने इतनी देर में रोक दिया, क्योंकि एज पर रूल्स, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आप जो खिलाड़ी अगर जितने मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर जाता है वो उतने मिनट ग्राउंड में आकर ना बॉलिंग कर सकता है और ना ही बैटिंग कर सकता है, ना फील्डिंग कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। तो उस रूल के मुताबिक जो है उनको रोका गया कि अभी 4 मिनट बचे हुए थे, तो अंपायर ने कहा कि अभी 4 मिनट बचे हैं, अभी इनको हम बॉलिंग नहीं करा सकता, किसी और बॉलर को ही बॉल थमाए। तो इतनी देर में जो बहस अंपायर के बीच में और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में चल रही थी, तो उसमें वो 4 मिनट जो है वो निकल गया। तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने पथिराना को बॉलिंग दे दी। तो एक चालाक कप्तान का ये निशानी है कि वो 4 मिनट वहाँ पर गवा दिए। और डेथ ओवर्स में हमेशा पथिराना ने अच्छी बॉलिंग की है और वहाँ पर आके उन्होंने फिर बॉलिंग की और अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये सब आईपीएल के हवाले से था। अब आईपीएल का कल आखिरी मैच है, उसके बाद ओवल जाएगी इंडियन टीम, वहाँ पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल्स खेला जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये 2 साल का जो टेन्योर होता है उसमें पहली 2 टीमें जो टेस्ट की हैं वो इसका फाइनल खेलती हैं। तो वो पहले नंबर पे इंडिया और दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, उन दोनों के बीच में ये फाइनल खेला जाएगा। तो ये काफ़ी रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि उसमें इंडियन बेस्ट टीम जो है वो अपना बेस्ट देने के लिए वहाँ पर जाएगी। चलिए, आज के न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हमने आपको विभिन्न जिलों से विभिन्न खबरों से रूबरू करवाया। न्यूज़ रूम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।